आपको आज की क्लास में हिंदी साहित्य में नामकरण और काल विभाजन शुरू करना है। आधुनिक काल की शुरुआत करनी है आपको। तो सबसे पहले आपने देखा कि जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो वहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें कवर करा दी गई थी। सबसे पहले तो हम बताए थे कि साहित्य को कालखंडों में बांटा गया है, तो जिसके 4 प्रमुख कालखंड थे। आपने देखा सबसे पहले आपने पढ़ा आदिकाल। हिंदी साहित्य के 4 कालखंड किए गए हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। आदिकाल को आपने क्लियर कर लिया है ऑफलाइन क्लास में। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ लिया है भक्ति काल। भक्ति काल के बाद रीत काल भी कवर कर दिया गया है। रीत काल के बाद हमारा जो चौथा चरण आता है हिंदी साहित्य में वो जो है आधुनिक काल आता है। तो आधुनिक काल की शुरुआत हम लोग इस क्लास में करते हैं। तो आधुनिक काल ये एक प्रकार से नवजागरण का युग था, हिंदी साहित्य का नवजागरण था। इसमें हम शुरू करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल देखें तो हिंदी साहित्य का ये चौथा कालखंड है और इसकी शुरुआत जो है भारतीय युग से होती है। तो इसकी शुरुआत भारतीय युग से होती है आधुनिक काल की। आधुनिक काल के संबंध में पहले हम चर्चा करें कि उससे पहले ये जान लें कि आधुनिक काल के कई नाम हैं। कई नामों से आधुनिक काल को संबोधित किया गया है। बहुत सारे साहित्यकारों ने, बहुत सारे हिंदी के विद्वानों ने आधुनिक काल को कई अन्य नामों से संबोधित किया है, तो जिससे प्रश्न बने हैं और बनते भी रहेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण तथ्य है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, क्योंकि इस काल में आधुनिक काल में गद्यों की बड़ी विशुद्धता हुई, गद्य का विकास प्रारंभ हो गया। कहने मतलब एक नई विधा गद्य शैली का विकास हुआ। इसके पूर्व आप देख रहे थे आदिकाल में, भक्ति काल में, रीत काल में गद्य का उतना विकास नहीं था जितना विकास काव्य का था। तो गद्य का उदय जो है इसी आधुनिक काल में होता है। कहने मतलब इससे पूर्व थोड़ा बहुत गद्य मिलता है, इससे पहले गद्य मिलता है, लेकिन नई विधा के रूप में यहीं पर गद्य की शुरुआत होती है। कहने मतलब सबसे पहले इसी को गद्य काल किसने कहा है आधुनिक काल को, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है उन्होंने इसे गद्य काल कहा। तो गद्य काल के नाम से किसने संबोधित किया है आधुनिक काल को, तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी ये बहुत अच्छे साहित्यकार। ये बहुत सारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इन्होंने लिखा और इसमें इन्होंने बताया कि आधुनिक काल जो है वो गद्य काल है। गद्य काल के बाद जो है देखिए वर्तमान काल। तो मिश्र बंधुओं ने, जिनकी पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद, तो मिश्र बंधु विनोद में वर्तमान काल कहा गया है इसी आधुनिक काल को। कहने का मतलब तो वर्तमान काल किसने संबोधित किया है आधुनिक काल को, तो आपका उत्तर होगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने जो है इसको वर्तमान काल कहा है आधुनिक काल को, और इसे परिवर्तन काल भी कहते हैं। कहने का मतलब वर्तमान काल कहा है मिश्र बंधुओं ने और परिवर्तन काल भी कहा है। तो महत्वपूर्ण तथ्य तो यही है कि ये वर्तमान काल है, इन्होंने बताया मिश्र बंधु जी ने अपनी पुस्तक में। लेकिन एक नाम और याद रखना है, परिवर्तन काल। तो अगर ये भी आ जाए कि परिवर्तन काल किसने कहा है, तो परिवर्तन काल जो है मिश्र बंधुओं ने ही कहा है इसी आधुनिक काल को। इसके बाद बात करें नवजागरण युग। आधुनिक काल को नवजागरण युग के नाम से किसने संबोधित किया है, तो नवजागरण युग की संज्ञा जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने दी है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने जो है नवजागरण युग के नाम से संबोधित किया है आधुनिक काल को। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन। इसके बाद देखिए कि आधुनिक काल को आधुनिक काल कहना समुचित किसने माना, कि आधुनिक काल कहना ठीक है। तो आधुनिक काल कहना ठीक है किसने माना, तो आधुनिक काल कौन स्वीकार करता है कि आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा जाए, तो एक तो सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का, जो बहुत प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। रामकुमार वर्मा रामकुमार वर्मा जी आधुनिक काल कहते हैं।
इसके बाद एक और विद्वान हैं जिन्होंने इसी आधुनिक काल को कहना समीचीन समझा कि आधुनिक काल ठीक है, तो वो है गणपत चंद्र गुप्त। तो उसी के नीचे हम लिख दे रहे हैं इधर गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। उसमें इन्होंने गद्य का इसको आधुनिक काल को आधुनिक काल समीचीन माना है ना। तो ये प्रमुख नामकरण हो गए जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है गद्य काल कि गद्य काल जो है किसने कहा आधुनिक काल को। तो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद बात करें वर्तमान काल के नाम से किसने संबोधित किया है, मिश्र बंधुओं ने। पंडित श्री पंडित जो है वो रास बिहारी मिश्र जी इसके प्रमुख हैं। इसमें 3 भाई जो हैं मिलकर के एक पुस्तक बनाए हैं मिश्र बंधु विनोद। ये मिश्र बंधुओं इसलिए लिखा गया कि 3 भाइयों ने एक पुस्तक बनाई है मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। तो मिश्र बंधुओं ने इसे संबोधित किया है आधुनिक काल को वर्तमान काल के नाम से। इसके बाद बात करें कि वह आधुनिक काल को नवजागरण युग किसने कहा। तो नवजागरण युग की संज्ञा दी है महापंडित राहुल सांकृत्यायनसी ने, जो कि आगे चल करके इनकी रचनाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे। यात्रा वृतांत बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं, उसका अध्ययन आगे किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने आधुनिक काल को नवजागरण युग की संज्ञा दी है। इसके बाद आते हैं आधुनिक काल को आधुनिक काल कहना किसने समीचीन माना है, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी और गणपति चंद्र गुप्त जी। इसके बाद ये नामकरण हो गए। नामकरण के बाद अब देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है, आधुनिक काल की शुरुआत किस युग से होती है। तो सर्वप्रथम आता है भारतेय युग। भारतीय युग से जो है ये भारतीय युग आधुनिक काल का प्रथम चरण है। ये पहला चरण मतलब आधुनिक काल के कई चरण हो गए। आधुनिक काल में पहला चरण आया भारतीय युग का, फिर आता है द्विवेदी युग का, इसके बाद आएगा छायावादी युग, फिर इसी क्रम में आते जाएंगे बहुत सारे युग। तो अब आधुनिक काल में प्रथम चरण को पढ़ेंगे। रामकुमार ये जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये प्रथम चरण जो है इसे नई धारा के नाम से कहते हैं, नई धारा आ गई। तो भारतीय युग जो है ये भारतीय युग अब पढ़ना है। यहाँ से आधुनिक काल के नामकरण हो गए, अब पढ़ना है भारतीय युग। भारतीय युग की शुरुआत कब से होती है तो इस विषय में आपको पहले ही बताया गया है, लेकिन अब यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है कि भारतीय युग की शुरुआत 1868 से हो जाती है, ऐसा माना गया है। कहने का मतलब यह 1868 कविवचन सुधा की प्रकाशन तिथि है। कहने का मतलब कविवचन सुधा एक पत्रिका है जिसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कविवचन सुधा के संपादक हैं। यही इसी से जो है मानी गई इस भारतीय युग की शुरुआत। तो कविवचन सुधा से होता है इसका उदय भारतीय युग का। भारतीय युग में जो है कई प्रकार के कवि हैं। सबसे पहले तो भारतेंदु मंडल कवि देखेंगे जिसमें भारतेंदु जी प्रमुख हैं। भारतेंदु जी का पूरा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो अब भारतेंदु मंडल के कवि और अन्य प्रमुख कवियों को पढ़ना है। तो भारतेंदु मंडल के कवि में कौन आते हैं, भारतेंदु जी के साथ कुछ कवियों का एक मंडली बनाई गई, कुछ मंडली थी कवियों की जो भारतेंदु मंडल के कवि कहे गए। तो भारतेंदु मंडल के कवि अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे इनकी रचनाएं कई बार पूछी गई हैं। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है या है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पर ध्यान नहीं जाता है प्रायः, लेकिन आपको इस तरीके के तथ्यों को पढ़ना है। तो अब हम सबसे पहले चर्चा कर लें कि भारतेंदु मंडल के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। तो 7-8 कवि, लेकिन 4-5 कवियों को महत्वपूर्ण हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रेमधन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मिटाएंगे थोड़ा सा क्योंकि ऊपर हम कवियों के बारे में लिखेंगे। तो आप लोगों को अगर ये इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम जो है इसको मिटाएं, इसके बाद जो है अगला स्टेप शुरू करें। तो आधुनिक काल की जो शुरुआत होती है मतलब इसका प्रथम चरण जो है उसे हम कहते हैं भारतीय युग। भारतीय युग से ही आधुनिक काल की शुरुआत होती है वास्तव में। और आधुनिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, एक प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि आधुनिक युग पढ़ ही रहे हैं। सबसे पहले ये जाने कि प्रश्न आएंगे कैसे, किस उसी अनुपात में लोग पढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ही पढ़ रहे हैं। तो हर एक बात को बारीकी से समझेंगे। तो भारतीय युग जो है ये पुनर्जागरण युग कहलाता है या पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले यहीं पे हम लिख ले रहे हैं
कि भारतेंदु युग किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो भारतेंदु युग जो है ये जो है आपका पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है, पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है कहने में। तो भारतेंदु युग जो हो गया पुनर्जागरण काल या पुनर्जागरण युग कहलाता है, या हम काल लिख ले पुनर्जागरण काल, क्योंकि इसमें जो है एक हिंदी में बड़ा परिवर्तन हुआ, गद्य का विकास हुआ, खड़ी बोली में गद्य लिखा जाने लगा इसी युग से, भारतेंदु युग से, जिसके प्रवर्तक इसके भारतेंदु युग किसके नाम पे पड़ा, तो ये बहुत सामान्य सी बात है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे जो है ये भारतेंदु को उपाधि दी गई थी, भारत का इंदु। भारतेंदु उपाधि है जो 1880 में मिली थी, अभी आगे चर्चा आएगी, लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि भारतेंदु युग के जो प्रमुख हैं, किसके नाम पर भारतेंदु युग पड़ा, उनका नाम है हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र को उपाधि मिली भारतेंदु की, इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र बोला जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो युग है भारतेंदु युग, उसको हम लोग पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से आपका तैयार होगा कि भारतेंदु युग या भारतेंदु जो युग है वो किस नाम से जाना जाता है, पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब इसमें हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ। खड़ी बोली में गद्य लिखना प्रारंभ किया गया, और नाटक और यात्रा वृत्तांत और जो है इस तरीके के नाटक हो गए, यात्रा वृत्तांत हो गए, अन्य कई नई विधाएं जो हैं विकसित हुई, जो कि इनका भारतेंदु का बड़ा योगदान रहा है इस नई विधाओं के विकास में। कहने का मतलब बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे गए और नाटक जैसी नई विधाएं जो है गद्य में लिखी गई भारतेंदु जी के द्वारा। भारतेंदु ने इतना बड़ा योगदान दिया है, कहने का मतलब भाषा के क्षेत्र में भी योगदान दिया है, क्योंकि नई खड़ी बोली का प्रयोग करना प्रारंभ किया, साथ ही साथ अनेक राष्ट्रीय चेतना को लेकर के जो है काव्य रचना और गद्य रचना प्रारंभ की, और बहुत सारे लेखकों का प्रोत्साहन भी किया है। तो प्रोत्साहन किया है एक मंडली बना करके, इन्होंने जो है बहुत सारे लेखकों की, कवियों की और लेखकों की एक मंडली तैयार कर दी। तो इस काल के अगर हम कवियों की चर्चा करें तो दो तरह के कवि आएंगे। कहने का मतलब एक तो भारतेंदु मंडल कवि जो भारतेंदु के हिसाब से ही रचना करते थे, भारतेंदु की शैली पर रचना करने वाले जो कवि थे वो भारतेंदु मंडल के कवि थे, और कुछ अन्य कवि हैं। तो भारतेंदु मंडल के कवि जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। एक विशेषता है भारतेंदु मंडल के कवियों की कि वो सभी पत्रकार थे, और उन्होंने किसी न किसी पत्र या पत्रिका का संपादन कार्य भी किया है। इसलिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है भारतेंदु के कवियों का अध्ययन, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है उस दौरान, ठीक है, क्योंकि वहाँ से पत्रिकाएं प्रकाशित होना शुरू हुई। यही तो नवजागरण है, यही तो पुनर्जागरण है हिंदी के क्षेत्र में, इसीलिए पुनर्जागरण काल बोला गया है। कहने का मतलब तो भारतेंदु मंडल के कवियों को हम लोग पढ़ने से पहले भारतेंदु जी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लें, उनकी रचनाओं को पहले समझ लें, उनकी प्रवृत्ति को समझ लें, तब जाकर के किसी जो अन्य जो कवि हैं या लेखक हैं भारतेंदु मंडल के, उनको पढ़ते हैं। तो एक दृष्टि हम लोग ले चलते हैं, दृष्टि डालते हैं, कहने का मतलब भारतेंदु जी की ओर। पहले तो लिख ले भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा समझना है, ये बहुत महान साहित्यकार और विद्वान लेखक कवि थे, और बहुत बड़े पत्रकार भी माने जा सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अगर जीवन अवधि देखें तो कितनी है, इनका जन्म जो है 1850 में होता है, 1850 ईस्वी में, और मृत्यु बहुत कम समय में अल्पायु में ही 35 वर्ष के बाद इनकी निधन हो जाता है। कहने का मतलब 1885 में। तो जीवन अवधि कम रही है, लेकिन उन्हें काम बहुत बड़ा किया है साहित्य के क्षेत्र में, और 1850 से लेकर के 1885 तक की इनकी जीवन अवधि है। इसी दौरान इन्होंने बहुत सारी विधाओं का जन्म दिया है, बहुत सारे नाटकों की रचना की है, बहुत सारे नई नई शैलियों का विकास कर दिया। कहने का मतलब तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो युग है, इस युग को नई धारा किसने कहा है, नई धारा या प्रथम उत्थान। तो प्रथम उत्थान या नई धारा के नाम से संबोधित किया है आचार्य शुक्ल जी ने।
आचार्य शुक्ल का एक इतिहास ग्रंथ है, जिसमें ये हिंदी साहित्य का इतिहास एक ग्रंथ है जो शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। आचार्य शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उन्होंने ये नई धारा से शुरुआत करते हैं भारतीय, जो उसी में आता है नई धारा या प्रथम उत्थान। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। प्रथम उत्थान या नई धारा, ये प्रथम उत्थान या नई धारा किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा है। और ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र प्रथम चरण है आधुनिक काल का। तो नई धारा और प्रथम उत्थान कहा है शुक्ल जी ने। अच्छा, हम चर्चा कर रहे थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, तो इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं और काव्य कृतियाँ बहुत सारी लिखी हैं। तो इन सब की रचना, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो भारतेंद्र जी की ये जो पत्रिकाएं हैं उन पे चर्चा कर लें, क्योंकि पत्रिकाएं बहुत इतनी अधिक नहीं हैं जितनी अधिक इनकी रचनाएं हैं। रचनाओं को अलग से पढ़ाया जाएगा, पत्रिकाओं को देख ले रहे हैं कि हरिश्चंद्र जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया। एक अधिक प्रश्न वहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ से इतना आप लोगों ने पढ़ लिया कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जो युग है वो भारतेंद्र युग के नाम से जाना गया। ये पुनर्जागरण काल भी कहलाता है। और नई धारा और प्रथम उत्थान की संज्ञा किसने दी थी? तो याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इसकी जो समय सीमा है तो 1925 से लेकर के, और जो है 1925 से लेकर के 1950 तक की मानी है। विक्रमी संवत में, कहने का मतलब संवत लिख लीजिए, विक्रमी संवत की बात कर रहे हैं। तो शुक्ल जी का इतिहास संवत में ही चलता है, ईस्वी में नहीं चलता है। तो विक्रमी संवत मानते हैं 1925 से जो है नई धारा की शुरुआत या प्रथम उत्थान हो जाता है। इसमें सबसे पहले चर्चा करें भारतेंद्र की पत्रिकाओं की, जो महत्वपूर्ण है। रचनाओं की चर्चा आगे अलग से की जाएगी। तो भारतेंद्र जी द्वारा संपादित जो पत्रिकाएं हैं उनकी चर्चा कर लें तो भारतेंद्र का कुछ अध्ययन हो जाएगा। इसके बाद भारतेंद्र मंडली के अन्य कवियों को जानेंगे या अन्य लेखकों को जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतेंद्र की प्रमुख पत्रिका है जिसका नाम है कविवचन सुधा। ये आपको याद होनी चाहिए और सबको याद भी होगी। कविवचन सुधा, कविवचन सुधा ये पत्रिका है जिसके संपादक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। इस पत्रिका का प्रकाशन जो है 1868 में। अच्छा, इस पत्रिका की प्रकाशन 1868 से है, तो इसीलिए बहुत सारे विद्वानों ने 1868 से जो है भारतेंद्र युग की शुरुआत मान लेते हैं। कविवचन सुधा, कविवचन सुधा की अगर हम बात, इसकी चर्चा हो गई। कविवचन सुधा की 1868 में संपादित है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा। कविवचन सुधा ये सब काशी से संपादित है। अगर स्थान भी पूछता है पत्रिकाओं की कहाँ से प्रकाशित है कहने का मतलब, तो ये काशी से प्रकाशित। कहाँ से? काशी से। फिर इसके बाद बात करें हरिश्चंद्र मैगजीन की, ठीक है। दूसरी पत्रिका जो है भारतेंद्र जी की वो है हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक चीज़ों पर कंसंट्रेशन करना होगा तब क्लियर हो जाएगा। मैगजीन का हरिश्चंद्र मैगजीन एक पत्रिका है जिसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और ये हरिश्चंद्र मैगजीन कुछ समय तक इसी नाम से चली, 8 अंक तक लगभग चली। इसके बाद इसका नाम बदल जाता है, हो जाता है हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो कोई दो अलग ना मानिए, हरिश्चंद्र मैगजीन भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है और हरिश्चंद्र चंद्रिका आगे चल के नाम बदल जाता है कुछ अंकों के बाद, लगभग 8 अंकों के बाद। तो इसी का हम एक और नाम पाते हैं हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका। ये दो हो गई, ये दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी भारतेंद्र जी द्वारा संपादित की गई। इसके बाद एक और पत्रिका है जो भारतेंद्र जी ने निकाली, उसका नाम हम लोग लिखेंगे, उसका नाम है बाला बोधिनी। नारी शिक्षा पर जोर दिया गया है इसमें, नारी शिक्षा को लेकर के, नारियों के उत्थान के लिए इन्होंने काम भी बहुत ज़्यादा किया है। अभी अलग से जब पढ़ेंगे भारतेंद्र को तब तो बहुत अच्छे समझा जाएगा। उससे पहले रचनाओं को ही देख, पत्रिकाओं को ही देख लें। तो एक पत्रिका है बाला बोधिनी, नाम से ही क्लियर हो रहा है, बाला बोधिनी, बाला बोधिनी, ठीक है।
बाला बोधिनी किसकी पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? तो बाला बोधिनी के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, कहने का मतलब। तो बाला बोधिनी के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नारी शिक्षा पर, नारियों की शिक्षा पर, नारियों के उत्थान के लिए ही इसमें जोर दिया गया है। तो अति महत्वपूर्ण हो जाती है कि नारियों के लिए लिखी गई है, नारियों के लिए जो है स्पेशल मतलब पत्रिका जो प्रकाशित होती थी वो कौन सी है? तो नारियों के संदर्भ में कोई भी प्रश्न बनेगा, प्रश्न जैसे भी बनेगा हम अभी चर्चा करते हैं। तो ये है बाला बोधिनी। तो ये 3 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हो गई। अच्छा, इन्होंने पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, पत्रों का प्रकाशन किया। इसके साथ साथ कुछ सभा और इन्होंने सभाओं की भी इन्होंने स्थापना की है, जैसे तदीय समाज की सभा, तदीय समाज, इन्होंने बहुत सारी सभाओं की भी स्थापना की है। इनका पूर्ण अध्ययन जो है अलग ही किया जाएगा, क्योंकि ये सब बहुत विस्तार से पढ़ा जाएगा। अच्छा, उससे पहले हम लोगों ने भारतेंदु की रचनाओं को जाना। भारतेंदु की रचनाओं के बाद अब हम पत्रिकाओं के बाद हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य कवियों की जो भारतेंदु मंडल के ही हैं। तो इनको आप अगर लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो मतलब एक बार देख लीजिए, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम शुरू करते हैं भारतेंदु मंडल के कुछ कवियों की चर्चा। भारतेंदु की चर्चा हो गई, पत्रिकाओं के संदर्भ में हमने चर्चा की है, तो एक बार और देख लीजिए, फिर हम इसको हटाते हैं। कवियोचन सुधा की बात करें तो ये भारतेंदु जी द्वारा संपादित पहली पत्रिका थी। भारतेंदु जी द्वारा संपादित 1868 में प्रकाशित है, कहने का मतलब, और काशी से प्रकाशित होने वाली ये पत्रिका है। काशी से प्रकाशित हो रही थी, सारी पत्रिकाएं इनकी काशी से प्रकाशित हुई हैं। दूसरी पत्रिका की बात करें तो हरिश्चंद्र मैगजीन, जो कि आगे चल करके 8वें अंक तक तो इसका नाम मैगजीन रहता है, फिर अगले अंक 9वें अंक से नाम बदल जाता है, हो जाता है हरिश्चंद्र चंद्रिका। ये 1873 में प्रकाशित हुई थी। 1873 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। ये इनकी दूसरी पत्रिका होगी। अब इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीय भावनाएं ज़्यादा आने लगी। जब राष्ट्रीय भावनाएं ज़्यादा आने लगी तो ये पत्रिका बंद करवा दी गई। ठीक है, ये उस दौरान अंग्रेज़ों का राज था, तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से खतरा भी था कि राष्ट्रीयता प्रदर्शित करना भी एक प्रकार से खतरे से खाली नहीं था। लेकिन इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, बड़ा सराहनीय कार्य तो है ही है। तो इन्होंने इसमें जब राष्ट्रीयता ज़्यादा देखी तो इसको बंद कर दिया गया, कहने का मतलब इसको बंद करना पड़ा भारतेंदु जी को, इस पत्रिका को। तो इसके बाद 74 में फिर 30 अगली पत्रिका आती है, ये है बाला बोधिनी की। बाला बोधिनी स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका थी। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना कि भारतेंदु की कौन सी पत्रिका जो स्त्री शिक्षा से संबंधित है वो है बाला बोधिनी, जो 1874 में प्रकाशित हुई। ये 3 की वो हो गई पत्रिकाएं। इन्होंने कई सभाएं स्थापित की हैं, कविता संवर्धनी सभा, तदीय समाज सभा। उसकी चर्चा जब हम भारतेंदु को स्पेशल पढ़ेंगे तब करेंगे। और ये नवजागरण के अग्रदूत हैं, ये सब बातें जो हैं, इन्होंने क्या पंक्तियां कही वो इन्हीं के टाइटल में पढ़ेंगे, कहने का मतलब। तो इसके पहले अगर हम बात करें तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है इसको मिटाने के बाद फिर भारतेंदु मंडल की चर्चा करते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे भारतेंदु मंडल के कवियों की। भारतेंदु मंडल के कवि। भारतेंदु जी जब रचनाओं में प्रवृत्त हुए तो इन्होंने एक अच्छा खासा मंडल तैयार कर लिया, एक मंडली तैयार कर ली कवियों की, लेखकों की। उसी को जो है साहित्य में भारतेंदु मंडल के कवियों के नाम से जाना गया, भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आती है बात बद्री नारायण चौधरी प्रेम की। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, सीधे सीधे प्रेमधन लिख दे रहे हैं। यहाँ से आप लोग क्लियर कर लेना कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ये महत्वपूर्ण है, कहने का मतलब भारतेंदु मंडल के कवि भी हैं। दूसरी बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र जी इसमें शामिल हैं। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के बाद ठाकुर जगमोहन सिंह जी इसमें आते हैं। भारतेंदु मंडल के कवियों की श्रेणी में ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर
जगमोहन सिंह के बाद अगर बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त हो गए। बालकृष्ण भट्ट अगले कवि हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी भी बहुत बड़े साहित्यकार थे और बालकृष्ण भट्ट भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं। बालकृष्ण उच्च कोटि के पत्रकार भी रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट की अगर बात करें, अंबिका दत्त व्यास भी इसी श्रेणी में आते हैं, भारतीय मंडल कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास कुछ प्रमुख हो गए, इनकी चर्चा कर लें। तो प्रेमघन की अगर हम बात करें तो प्रेमघन की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है, इसे कहते हैं लालित्य लहरी। एक रचनाओं को पहले देख लें कि एक सबकी रचनाएं देख लें जो महत्वपूर्ण है कहने का मतलब। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये पत्रकार भी थे। भारतेंदु मंडल के जितने भी कवि हैं वो सब कहीं न कहीं पत्रिकाओं का संपादन कार्य किए हैं, तो एक प्रकार से पत्रकार हुए तो इनकी अपनी पत्रिकाएं भी होंगी। तो पत्रिकाएं भी देखनी है कि किस लेखक की, किस कवि की कौन सी पत्रिका निकली। तो सबसे पहले रचनाओं पर दृष्टि डालें, फिर उसके बाद उसी ओर जो है हम लोग पत्रिकाओं को लिख लेंगे। तो प्रेमघन की अगर हम बात करें तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो भारतीय मंडल के कवि हैं, इसमें इनकी रचना है लालित्य लहरी। लालित्य लहरी एक है साहित्य लहरी, वो सूरसागर तो सूरदास जी की है, वो आपको पहले पढ़ाई गई। यह लालित्य लहरी। लालित्य लहरी जो है इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है प्रेमघन जी की। प्रताप नारायण मिश्र की अगर बात करें तो बात एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद बात करें इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना प्रताप लहरी। प्रताप लहरी। प्रताप लहरी। प्रताप लहरी प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। ये बहुत सशक्त रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। ये भारतेंदु की शैली पर ही रचना करते हैं। ये प्रतिभारतेंदु या द्वितीय भारतेंदु के नाम से भी जाने जा सकते हैं, या जाने जाते हैं कहने का मतलब। द्वितीय भारतेंदु एकदम उन्हीं की शैली पर रचना करने वाले हैं। और प्रताप लहरी इनकी प्रसिद्ध रचना है। बात इनकी रचना है एक प्रताप नारायण मिश्र जी की एक रचना हो गई। ठाकुर जगमोहन सिंह की अगर हम बात करें तो ठाकुर जगमोहन सिंह की 3 ही बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें श्यामा लता। श्यामा लता यह एक प्रसिद्ध रचना है। दूसरी रचना की बात करें श्यामा लता के बाद बात करेंगे देवयानी। एक रचना है इनकी देवयानी। ये रचना परीक्षाओं में आ चुकी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुकी है। देवयानी किसकी रचना है तो याद रखना, भारतीय मंडल के कवि हैं जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। देवयानी इनकी प्रसिद्ध रचना है। श्यामा लता, देवयानी तो श्यामा सरोजिनी एक और रचना का नाम लिखें। 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, यहीं पर लिख ले रहे हैं किनारे, वहाँ दूर हो जाएगा। श्यामा सरोजिनी। श्यामा सरोजिनी। श्यामा सरोजिनी जो है जगमोहन सिंह की प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद अगर बात करें बाल मुकुंद गुप्त की। बाल मुकुंद गुप्त जो हैं ये भारतीय युग के अंतिम कवि माने जाते हैं। और बाल मुकुंद गुप्त जी जो है एक पत्र का प्रकाशन करते हैं जिसे भारत मित्र पत्र कहा जाता है। तो रचनाएं तो अभी इनकी विशेष उल्लेखित नहीं की जाएंगी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन्हीं को देखा जा रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। फिर आगे आते हैं हम बालकृष्ण भट्ट की ओर। बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं साहित्यकार और साथ साथ जो है पत्रकार भी रहे हैं उच्च कोटि के। इनकी एक पत्रिका है जिसे बोलते हैं हिंदी प्रदीप, बहुत इम्पॉर्टेंट है हिंदी प्रदीप, ठीक है। तो पत्रिकाओं पे चर्चा करेंगे एक बार पुनः। पहले एक बार बता दिया गया, हिंदी प्रदीप जो है इनकी पत्रिका है जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। अगली बात करें अंबिका दत्त व्यास की, तो इनकी एक रचना इम्पॉर्टेंट है, वो है पावस पचासा। वो इम्पॉर्टेंट है, वो लिख ले पावस पचासा। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको लिखे रहिए पावस पचासा। पावस पचासा के बाद जो है आगे बात करेंगे।
होस पचासा के बाद एक कवि और शामिल करेंगे, 2 कवि और लगभग शामिल करेंगे। इसके बाद जो है अगली क्लास में हम शुरू आएंगे तो भारतीय मंडल को फिर से चर्चा में लाएंगे और उनकी पत्रिकाओं को भी चर्चा करनी है। तो इस क्लास को यहीं तक रोक देते हैं। आप लोग वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घर पे रहिए और वीडियो को देखते रहिए। क्लास कंटिन्यू कराई जाएगी।